इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, आपको बताएंगे इस वक्त हमारे साथ कौन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। आपको बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, सबसे बुलंद आवाज आप कह सकते हैं आतंक के खात्मे पर उनकी। तो अब आप सोचिए हमारे साथ कौन है। आपको यहाँ पर यह बता देती हूँ कि भारत पिछले 70 सालों से कभी पाकिस्तान के आतंकवाद तो कभी चाइना के विस्तारवाद से युद्ध करता आया है। मौजूदा हालात भी ऐसे ही हैं। सर को अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारतीय सीमाओं पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना बिल्डअप कर रहा है और विस्तारवादी नीति लगातार अपनाए हुए है। हिंदुस्तान ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं और साफ कर दिया है कि आतंकवाद अब और नहीं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जी हैं और अब से करीब आधे घंटे बाद यानी 6:25 पर चीन की विस्तारवादी नीति पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव जी होंगी। जी हाँ, बहुत तेजी हमने बीते दिनों में देखा है, ऑपरेशंस में आई है। सुरक्षा बल जो ऑपरेशंस लगातार चला रहे हैं और जितनी तेजी से। दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है। हम अपने दर्शकों को अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? अच्छा, ये डीजीपी साहब का जी, थोड़ा सा आपको आवाज बढ़ानी पड़ेगी। जी मुझे जी कम जी सुनाई जी दे रहा है मैं आपकी सर आवाज। मैं अभी हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैं उनको कहती हूँ आपकी आवाज, आपको जो ऑडियो में दिक्कत आ रही है उसको दुरुस्त करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, तो सर हम अपने दर्शकों को लगातार अपने ब्रॉडकास्ट में ये बताते आए हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशंस चलाए हैं और आतंकी गुटों के कमांडर्स हो, पोस्टर बॉय हो, उन्हें खत्म करने में आप लोगों की भूमिका अग्रणी रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि बड़ा बदलाव यह आया है कि घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और इंटेलिजेंस के बीच अब बेहतर कोऑर्डिनेशन हो गया है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के आतंक मुक्त बनने की संभावनाएं ज्यादा है। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही कि एक तो आपने वक्त निकाला जी न्यूज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी और आतंकवाद की सही तस्वीर आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई बता नहीं सकता है, तो मैं ये चाहती हूं, ये जो 75, कल मैं सुन रही थी आप ही के आईजी को, उन्होंने ये कहा 75 आतंकी इस साल में मारे गए हैं, जिसमें कि टॉप कमांडर शामिल हैं, जिसमें कि पोस्टर बॉय शामिल हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल सर आपसे यही है कि जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने में जो पुलिस की भूमिका है, आप उसे कैसे देखते हैं और आप अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं इसकी बात लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम ये ऑडियो जो ग्लिच है इसको फिक्स कराते हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि दिलबाग सिंह जी को आप अपने स्क्रीन पर क्यों देख रहे हैं। आप उन्हें अपने स्क्रीन पर इसलिए देख रहे हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि जम्मू कश्मीर में, जिसे लेकर बदले हुए कश्मीर की बात की जा रही है, जिसे लेकर अमन चैन की बात की जा रही है, वहां की ग्राउंड रियलिटी और वहां पर आतंकवाद की जो सही तस्वीर है वो हम आपके सामने रख सके। इस साल की अगर बात करें तो अब तक 75 आतंकवादी, जिसमें कि टॉप कमांडर कौन, रियाज नायकू, जुनैद सहराई, सब शामिल है। मुझे बताया गया है कि अब दिलबाग सिंह जी तक हमारी आवाज साफ साफ पहुंच पा रही है। सर मेरा वही सवाल है आपसे, सबसे पहले तो जितनी तेजी के साथ आप लोग जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें पुलिस की भूमिका को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे सर? जी अदित जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में टीम सिक्योरिटी जो है वो अपने आप में बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम कर रही है। टीम सिक्योरिटी जो है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, आर्मी भी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंसीज जहां पर काम करती है, हम सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, इस साल के अंदर हम लोग 78 के करीब जो आतंकी है उनका सफाया कर चुके हैं और अभी ये कार्रवाई जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये ऑपरेशन भी कामयाब होगा।
हम लोग इसके साथ साथ ये जो 78 बड़े जो टेररिस्ट मारे गए, इसके बीच में लगभग हर तंजीम का जो चीफ कमांडर है उसका खात्मा हुआ है। और आपने जिक्र किया, जैसे रियाज नैकू का जिक्र किया जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था, बुरहान कोका जो पहले मारा गया तो आज से 15 दिन पहले वो लश्कर तौबा का चीफ था, यासिर कारी मारा गया वो जैश मोहम्मद का चीफ था, इस तरीके से आसिफ मारा गया वो टीआरएफ का चीफ था। इस तरीके से सारे के सारे जो मिलिटेंट आउटफिट काम कर रहे थे उनके चीफ जो है उनके मारे जाने के बाद काफी उनको हानि पहुंची है। हम लोग की कोशिश है कि लोगों की मदद के साथ हम लोग इसी तरीके से अपनी पीस बिल्डिंग एफर्ट्स जो हैं उनको जारी रखें, अपनी कार्रवाई को जारी रखें, क्योंकि आतंक का कहर जो पूरे जम्मू कश्मीर के खित्ते में रहा, खासतौर पे जो साउथ कश्मीर के एरिया में रहा, लोगों ने बहुत सफर किया है। इसकी वजह से बहुत सारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिनकी जानें गई, बहुत जगह पे आईडीज लगाई गई, सिविलियंस को मारा गया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट किया गया। इसके चलते हम लोग की कोशिश है कि जो अमन को वहां पर लाने की कार्रवाई है उसको और तेज किया जाए और जो आतंक और वायलेंस का सिलसिला है उसको कम किया जाए। यकीन मानिए सर, हर हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त ही देखना चाहता है। जब जब आपके ऑपरेशंस में कामयाबी की खबर आती है, हर हिंदुस्तानी सुकून की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है। अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि हम तो तमाम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे करोड़ों दर्शकों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा हालात है, जो सिचुएशन है, उसे आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर हम इसको 2016 के साल के साथ मुकाबला करें, देखें तो हालात में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। 16 में वायलेंस का लेवल बहुत हाई था, 17 में 18 में उस तरह का ट्रेंड जो है वायलेंस का वो काफी हद तक रहा, मगर 18 के बाद जो वायलेंस का लेवल है बहुत डाउन हुआ है। जो आतंकी है उनकी जो किलिंग्स हैं वो बड़ी तादाद में हुई हैं, और इसके साथ साथ जो बाकी कार्रवाइयां सिक्योरिटी के इंतजाम को मजबूत करने की वो पहले के मुकाबले में बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले में सुरक्षा के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम उनको और बेहतर कर सकें। आपने खुद ही जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास उसे अपडेट कर दिया। मैं तो 75 ही कह रही थी, आपने कहा 78 है और इस वक्त भी ऑपरेशन आप कह रहे हैं कि चल रहा है। इसमें तमाम आतंकी हैं, इसमें टॉप कमांडर है। खैर कमांडर तो मुझे मतलब सुनने में भी अजीब लगता है कि हम आतंकियों से जुड़े हुए आतंकियों को टॉप कमांडर कहते हैं। कमांडर कैसे हो सकते हैं? कमांडर्स तो सुरक्षा बलों में होना चाहिए। ये जो सीडीएस का थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम जो ग्राउंड है वहां पर किसी तरह की बेस इन आतंकियों का बनने ही नहीं देंगे। हम जो इनके सो कॉल्ड टॉप कमांडर्स हैं उनको टिकने नहीं देंगे, उनका खात्मा किया जाएगा और साथ ही उस सोच पर भी चोट की जाएगी जो आतंकियों को रैम्बो बनाती है। वही हम होते हुए देख रहे हैं इस वक्त। सर, उस पर आपका क्या कहना है? जी, आपका सही कहना है। हम लोग सोच बदलने का काम जो है नौजवान का वो समझते उतना ही जरूरी है जितना आतंक के खात्मे का। अगर मन और सोच नहीं बदलती है तो हालात में लंबी देर तक जो हम बदलाव देखना चाहते हैं उनको एस्टेब्लिश करने में, सेटअप करने में मुश्किल जो है सामने पेश आती है। ये बात सही है कि इनके जो सपोर्ट बेस हैं आतंकियों के, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आकर के जहाँ पर आतंक फैलाते हैं, जहाँ पर दहशत फैलाते हैं, इनकी सपोर्ट जो है उसके सिस्टम लोकल लोगों के जरिए से और कुछ लोग जो पाकिस्तान के हाथों में कठपुतली की तरह खेलते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट सिस्टम दिए जाते हैं, या फिर वो लोग जिनकी सोच बेहद नकारात्मक हो चुकी है और अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम इनके लिए पैदा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां तक 78 आतंकियों के खत्म किए जाने का सिलसिला है, इसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर और जो सपोर्ट सिस्टम इनके लिए पैदा करते हैं, 235 लोग ऐसे हैं जिनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जेलों में बंद कर चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा और भी मॉड्यूल जो ये लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शहर बाजार में
ग्रेनेड फेंकना, कहीं अचानक निकलना और गोली चलाना। आज भी कुलगाम के जारीपुरा इलाके में पुलिस की एक पार्टी पर इन्होंने फायरिंग करी, जिसमें एक सिविलियन को गोली लगी, सिविलियन जख्मी हुआ। पुलिस ने उसको इवैक्यूएट कर दिया है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। इस वक्त कुलगाम यारीपुरा में भी ऑपरेशन जारी है और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। इनको सिविलियन जान के जाया होने की कोई परवाह नहीं रहती, लोगों को जितना मर्जी नुकसान पहुंचे उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। मगर हमें पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमेशा ये चिंता रहती है कि हम ऑपरेशन करते हुए भी ये कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो, और कोलेटरल डैमेज जो ऑपरेशंस के दौरान हो जाता है उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तमाम ऑपरेशन जितने हुए हैं उसमें कोई भी सिविलियन जान इस साल के अंदर जाया नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के अंदर भी किसी तरह का कोई सिविलियन जान का नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी जहां पर पनाह लेते हैं आकर के, जिसमें दहशतगर्द आके छुपते हैं, उसका नुकसान ऑपरेशन के दौरान जरूर हो जाता है, मगर हमारी कोशिश रहती है कि उस नुकसान को भी कम से कम रखें। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जहां दहशतगर्द के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूथ को अपनी साइड पे रखने का, लोगों को अपने साथ जोड़ने का, और जहां तक हो सके लोगों की सोच में बदलाव करने का काम भी सब मिलकर कर रहे हैं। तो सर, आप यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। एक तरफ आतंक के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है, आतंक का खात्मा जारी है, दूसरी तरफ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिविलियंस को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। सर, बीते दिनों में मैंने जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम एक्सपर्ट से बात की है और ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दर्शकों का भी रहा है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि इस वक्त बहुत तेजी से घाटी में ऑपरेशंस चल रहे हैं, कामयाब ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो एक सवाल जो मैंने हर एक्सपर्ट से पूछा है, और ये सवाल, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाएगा, कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का, जिसे कहते हैं लास्ट लेग, या फिर मैं इसे हिंदी में कहूं आखिरी चरण चल रहा है? क्या सिर्फ टेरर फ्री होने से कश्मीर क्या सिर्फ एक कदम दूर है? देखिए, माने काफी हद तक हम लोग इस एरिया में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान का पूरा जो कारोमदार है, मुझे लगता है कि कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदा रखने के साथ ही जुड़ा हुआ है। रियाज नैकू को जिस दिन मारा गया, मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से सैयद सलाहुद्दीन, जो जहां से दौड़ करके वहां आतंक के आका बन के बैठे हुए हैं, उनके साथ लश्कर और जैश ए मोहम्मद के लोग सब मिलकर के इस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे कि हमारे काफी जो मुजाहिद जिनको ये कहते हैं वो जहां पर मारे जा चुके हैं, और हमें कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को और लोगों को और ज्यादा डर और खौफ पैदा करना चाहिए, उनका और ज्यादा नुकसान कैसे करना चाहिए। पाकिस्तान की ये भी कोशिशें बराबर जारी हैं कि सीज फायर वायलेशंस रोज रकबक होती हैं, और कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी बॉर्डर पार से इस तरफ भेजे। अभी भी रिजौरी पुंछ के एरिया में अगर आप देखें तो 2-3 बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। अभी पिछली 30 तारीख को 3 लोगों का ग्रुप वहां पर भेजा गया, जो तीनों के तीनों मारे गए और आर्मी ने उस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करी। उसके अलावा केरन का सेक्टर जो कुपवाड़ा जिले में पड़ता है, सरहदी जिला है हमारा कश्मीर का, वहां से 5 का ग्रुप आया था 31 मार्च को, और 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक ऑपरेशन चला था। उसमें 5 के 5 आतंकी मारे गए थे। दूसरा एक ऑपरेशन जिसमें हमारे कर्नल साहब शहीद हुए थे हंदवाड़ा के एरिया में, और मेरे पुलिस के बहुत ही काबिल ऑफिसर और आर्मी के और 3 साथी उसमें शहीद हुए थे कर्नल साहब के अलावा। उसमें भी एक नया ग्रुप वहां से पार से लौट के आया था, और उस ग्रुप की खबर के ऊपर ही हम लोग एक ऑपरेशन लॉन्च करके उस एरिया में गए थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ये जो नापाक इरादे, नापाक हरकतें हैं, वो बराबर इस चीज को चलाने के लिए और जो यहाँ पर आतंक है उसको जिंदा रखने के लिए, आतंक की फैक्ट्री को जिंदा रखने के लिए उनके जो कोशिशें हैं वो बराबर जारी है। हम लोगों को दोनों फ्रंट पे देखना है, जबकि बॉर्डर के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, उसको कैसे बंद करें, उसको कैसे कम करें, उसके ऊपर भी काम करना है। जो आतंकी जहां पर पैदा होकर जो अंदर किसी न किसी वजह से घुस जाते हैं, जो लोकल लेवल पे तैयार होते हैं, उनके साथ भी एक तरह का एंटी जो मिलिटेंसी ऑपरेशंस के जरिए से मुकाबला करना है। और तीसरा जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर है, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, उसका भी मुकाबला करना है। सभी फ्रंट के ऊपर पहले से बेहतरी देखी जा रही है, चाहे बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला हो, बावजूद बहुत सारी कोशिशें हम लोग नाकाम कर देते हैं। हमारी फोर्सेस वहां पर अच्छे से तैनात हैं, सतर्क हैं।
अंदर भी ऑपरेशन अच्छे से चल रहे हैं और ओजीडब्ल्यू और ओवरग्राउंड सपोर्ट का जो नेटवर्क है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी अभी ये कहना कि ये लास्ट लेग है या आखिरी सांस जो मिलिटेंसी इस वक्त ले रही है, मुझे लगता है ये वक्त के पहले की बात होगी। अभी इस पे काफी काम करना बाकी होगा। तो आप कह रहे हैं अभी काफी काम इसमें बाकी है। अगर मैं यहाँ पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा था वो मैं आपसे, जो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि अब जो ऑपरेशंस में तेजी है उसमें एक बहुत अहम रोल सुरक्षा बलों के बीच कोऑर्डिनेशन का है, कि सुरक्षा बलों में जो कोऑर्डिनेशन है अब वो पहले से बेहतर हुआ है। उस पर आपके विचार क्या है? जी ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं कि इस तरह का जो हमारा आपसी तालमेल है, समन्वय है अलग अलग फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस सबके सेंटर में है और सब फोर्सेस इसके इर्द गिर्द सारी की सारी इसके साथ चलती है। हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारे जज्बात एक है, हमारी सोच एक है, हमारा काम एक है और उस काम के लिए मिलके प्लानिंग करते हैं, मिलके एग्जीक्यूट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम अपने फील्ड कमांडर्स को, बाकी फोर्सेस को, आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडर को, पुलिस के जो फील्ड कमांडर्स हैं, अपने ऑफिसर्स को सबको मुबारक देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया तालमेल हर लेवल के ऊपर रखा है। इसके लिए हर रोज हम लोग हर खित्ते में एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग्स हमारी डे टू डे बेसिस पे बराबर चलती रहती है और जैसा मैंने कहा इस वक्त भी अगर आप कहें तो मैंने 2 ऑपरेशन का जिक्र किया। वहां पर आपको फौज भी मिलेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मिलेंगी, पुलिस भी मिलेगी और सब तरह की बाकी वो लोग भी जो हमारे साथ इसमें एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जो हमारा साथ देते हैं। मैं अपने लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि पुलिस इस मुश्किल हालात के अंदर बहुत नुमाया रोल इस वक्त अदा कर रही है। पुलिस का हर एहलकार छोटे से बड़े लेवल तक तन मन से अपने काम के ऊपर जुटा हुआ है और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का तालमेल आज देखा जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है, मिसाल के लायक है और इसको इसी तरीके से और पुख्ता किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और आगे भी ऐसा तालमेल रखा जाएगा। आपसे जो आपके प्रेडिसेसर हैं एसपी वैद जी, उनसे बात हुई थी हमारी पिछले हफ्ते। वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा जो ग्राउंड उन्होंने तैयार किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बहुत सही दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि पुलिस, जो मौजूदा पुलिस फोर्स है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड है, वो बहुत टारगेट ओरिएंटेड है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी आपका सही कहना है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक हिंदुस्तान की बहुत ही प्रोफेशनल फोर्सेस के अंदर इसका शुमार होता है। इसका को पिछले 30 साल के करीब जो मिलिटेंसी में फाइट देने का तजर्बा है, जिसमें बहुत सारे नुकसान भी हमने उठाए, उसके चलते हम लोगों की कुर्बानियों के साथ हमारे लोग नए जो तैयार होते हैं वो अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो काम इसके अलावा जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के अलावा, चाहे वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के काम हो, चाहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के काम हो, चाहे बड़ी बड़ी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने और उनकी सुरक्षा का अरेंजमेंट करने के इंतजाम हो, लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने का इंतजाम हो, लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखने का काम हो, हर काम में हमारे फोर्स आगे बढ़ करके, और आज जो कोविड-19 की चैलेंज हमारे सामने आई है, बावजूद इसके कि काफी बड़ी तादाद में पुलिस के लोग भी संक्रमित हुए हैं, मगर हर एरिया में पुलिस का एहलकार, पुलिस का जवान अपना कदम आगे रख के चल रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुश्किल हालात के अंदर पुलिस का मुलाजिम, पुलिस का ऑफिसर इतना बेहतरीन अपना काम जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जो है वो अंजाम दे रहा है। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनको शाबाशी भी कहता हूं, क्योंकि मैं उनका लीडर हूं फोर्स का। मुझे खुशी होती है जब मेरे फोर्स के बारे में कोई अच्छा कहता है और मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसी प्रोफेशनल फोर्स को आज लीड कर रहा हूं। जितने भी प्रीडिसेसर मेरे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग तब लोअर रैंक्स पे काम करते थे, छोटे थे उनसे, तो उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस फोर्स को मजबूत करने के लिए की है। और इस वक्त जहां पर फोर्स पहुंची है, इसको और मजबूत करने के लिए दोनों ही सतह पे, जहां पर ड्यूटी J&K में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर तरह की मदद कर रही है। होम मिनिस्ट्री, खासतौर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहुत ज्यादा
ख्याल रखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारा जो फोर्स का परफॉर्मेंस लेवल है इसको और बेहतर करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, यहाँ पर मैं आपसे बात, एक तरफ आप लोगों की बहुत तारीफ हो रही है जिसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ मैं पुलवामा को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से एक बड़े आतंकी हमले को टाला, उसकी बहुत तारीफ हुई, लोगों ने सुकून की सांस ली, लोगों ने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस पर भी सवाल पूछ लिया, जिन्होंने इस पर भी सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर लिया, जिन्होंने इस पर भी पूछ लिया इतना आरडीएक्स पहुंच कैसे गया, इस लेवल की प्लानिंग हो कैसे गई। आपका उन्हें जवाब क्या है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये लोग शायद समझते नहीं हैं कि हर काम के लिए कितनी मेहनत पुलिस और सुरक्षा बलों को करनी पड़ती है। जहां हजारों लाखों की तादाद में लोगों का चलना फिरना हो, गाड़ियों का चलना फिरना हो, ट्रकों की आमद रफ्त हो, हर तरह का वाहन जहां पर चलता हो, या तो हर तरह की पाबंदी लग जाए, 100% कर्फ्यू हो जाए कि किसी को चलने की इजाजत नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, हिलेगी नहीं, तो तब तो ये माना जाएगा कि इस तरह की चीज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकती है। जब लोगों की जिंदगी भी चलानी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो अपना रोजमर्रा का काम कर सकें, कारोबार कर सकें, इन्हीं गाड़ियों में, इन्हीं लोगों के बीच में चलते, इन्हीं की आड़ में अगर कोई एक गलत आदमी चलता है तो उसकी वजह से लाखों लोगों को सजा नहीं दी जा सकती है, लाखों लोगों को अपनी जिंदगी चलानी है। तो मैं ये समझता हूं कि लाखों के बीच में एक आदमी को पहचानना, उसके ऊपर काम करना, उसको निकालना, ढूंढ के निकाल देना और फिर खतरे को टाल देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस केस में भी पुलवामा की पुलिस ने जिस तरीके से वक्त रहते इस इंफॉर्मेशन को हासिल किया, जैसे तमाम फोर्सेस को एकदम अलर्ट किया, रात के अंधेरे में भी पहुंच करके इस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का बारूद इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ था, अगर इस गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया जाता तो पुलवामा 2 की तरह पता नहीं कितना बड़ा नुकसान किस जगह पे होता। बार बार इस गाड़ी को नेशनल हाईवे की तरफ ले जाने की कोशिश हुई, ईद के दिन इसको ब्लास्ट करने का प्लान बना था, मगर वो कोशिश भी नाकाम हुई। उसके बाद भी एक कोशिश हुई और तीसरी कोशिश में ये गाड़ी पकड़ी गई। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, जगह जगह पर तैनात रहते हैं, इसीलिए आतंकियों को अपनी साजिश को अंजाम देने का बहुत बार मौका नहीं मिलता है। जो मौके टल जाते हैं वो लोगों को पता नहीं चलता, मगर जो हादसा हो जाता है उसके लिए हाल पारिया करने के लिए हर कोई सामने होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस और फोर्सेस मिलके बहुत बड़ी कार्रवाई जो करती हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, बेबुनियाद बातें नहीं कहनी चाहिए जिनका कोई सरपांव ना हो, और अगर कोई जरूरत हो क्लैरिफिकेशन लेने की तो हमेशा पूछ लेना चाहिए। बिना बुनियाद के, बिना मतलब कोई बात कहना ये बड़ी दुखद बात है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों के मनोबल पे असर पड़ता है, इसका दुश्मन को भी फायदा पहुंचता है। दुश्मन भी सोचता है कि शायद पता नहीं हमारे लोग आपसी तालमेल न रखते हुए इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट्स हैं या बातें हैं उसको किसी भी सूरत में अपनी फोर्सेस और अपनी पुलिस फोर्सेस के बारे में नहीं कहनी चाहिए, और अपने अच्छे काम के लिए अगर तारीफ नहीं कर सकें तो चुप रहना ही बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। एमएस बिट्टा जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि सर ने हमें एक लिमिटेड टाइम ही दिया है, मुझे उनके साथ सवाल लो और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो एक बार में ही खत्म करना होगा। आऊंगी मैं सर आपके पास। जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़ा हुआ दिलबाग सिंह जी, मेरे पास एक और सवाल है, और वो ये है कि अलगाववादी दशकों तक ये कहते रहे कि एक बड़ा वर्ग है जम्मू कश्मीर में जो नाराज है, जो खफा है। क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस सोच में आप बदलाव देख रहे हैं? ग्राउंड पर आपको ये बदलाव दिख रहा है कि अब ये जम्मू कश्मीर जो है वो देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता है, अमन की राह पर, विकास की राह पर? देखिए, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि 370 हटने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जो सिचुएशन जहां पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, लोगों ने बहुत बड़ी हद तक हमारा साथ दिया। कहीं को बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी। एक भी सिविलियन की जान ना लॉ एंड ऑर्डर में ना किसी ऑपरेशन में जाया हुई। हम लोगों ने जिस तरह के भी इंतजाम ग्राउंड पे करे, लोगों ने हमारा ताउन दिया। ये काफी हद तक एक बदली सोच का ही नतीजा है, वरना एक आतंकी के मारे जाने पर 2016 में बुरहान वानी जब मारा गया था, उसके मारे जाने के बाद इतनी बड़ी तादाद में सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई, हजारों की तादाद में वायलेंट इंसिडेंट्स हुए,
और उसके बाद उसके मुकाबले में 2016 की अगर 2019 की बात करें तो बड़ी कम स्पेल के ऊपर छुटपुट कहीं पत्थरबाजी की घटना, कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन कहीं भी नहीं थी। और हम भी लोगों के साथ बड़े अच्छे से पेश आए, हमारी फोर्सेस ने बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट किया। किसी के साथ कहीं कोई ज्यादती की खबर, कंप्लेंट कहीं से कोई नहीं आई। हमारी आज भी कोशिश है कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ मिलकर के हमने काम करना है। हमने इनकी फलाह बहबूदी के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें इस दिशा में करनी बाकी है। अभी शायद अगर कोरोना का कहर नहीं चल रहा होता तो काफी चीजें और भी जमीन की सतह पर नजर आती, मगर इसके चलते बहुत सारी एक्टिविटी जो उसमें खलल पड़ा, उसमें रुकावट आई। तो मैं समझता हूं कि हमारे जहां के नौजवान के लिए काफी कुछ करना बाकी है। उनके लिए नौकरियों का ऐलान किया मगर भर्ती का सिलसिला रुक गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपना रिक्रूटमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार मिले, गांव देहात में काम हो, बाकी चीजें जहां पर जो है वो लोगों की सुविधा के लिए जो जरूरी है उनका इंतजाम हो। मुझे लगता है कि हर कोई अपना अपना काम सीरियसली करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले टाइम में हर काम को और ज्यादा तेजी से करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लोगों की जरूरतें और भी ज्यादा हो सकती है और हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत होगी, मगर वक्त के साथ ये सब चीजें मैं समझता हूं कि जरूर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज के दर्शकों के लिए वक्त निकाला है, आपने ग्राउंड रियलिटी बताई, आप आतंक का खात्मा किस तरह से हमारे फोर्सेस कर रहे हैं और किस तरह का कोऑर्डिनेशन उनके बीच देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस बिट्टा सर, आपका कमेंट सर, वो ये बता रहे हैं कि चैलेंजेस, हम आतंक का खात्मा कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एमएस बिट्टा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही जी। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं आदित्य जी, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कल से जो मैं देख रहा हूं। सरदार बिक्रमजीत सिंह जी आर्मी के चीफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बीच में रह के आतंकवादियों का मुकाबला किया। कल बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, हिंदुस्तान के लोग बहुत जागे और आज आपने फिर वही कल वाला काम किया। सरदार दिलबाग सिंह, जिन्होंने मौत का कफन बांध करके आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कसम खाई है और बहुत कुछ मिला। ये बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। हम आएंगे तू मैं करके चले जाते हैं, पर ये प्रैक्टिकल जो आपने शुरुआत की है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पंजाब में जब आतंकवाद था तो उस वक्त जब पॉलिटिकल विल सामने आई, जब ऑल पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई, गवर्नर रूल था, उसके बाद बेन सिंह का शासन था, हमने आतंकवाद को 15 साल के आतंकवाद को 1 साल में समाप्त किया। जब पॉलिटिकल विल हो, पहले क्यों नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? यही सरदार दिलबाग सिंह जी वहां आईजी थे, डीजीपी थे और कई जगह पे ऑफिसर थे। अब क्यों हुआ? क्योंकि 370 धारा हटी। पॉलिटिकल विल का मकसद था कि कश्मीर के अंदर, जो घाटी के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी, नौजवान लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका रास्ता बदल करके और जो जवानों की शहादत होती है उसको बंद करना। और हुआ। आज वो आप एक नई सोच की तरफ जी सर, हमारा देश चल पड़ा। और दूसरी बात आपको कहूं, अगर कोरोना की महामारी ना होती, मैं गारंटी से कहता हूं कश्मीर की रूपरेखा एक अलग होती। बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह दूं, 5 महीने का वक्त चाहिए, जो मेरा अनुभव है। जिस तरीके से आतंकवादियों को रोज ठोका जा रहा है, पाकिस्तान से भेज रहे हैं, हमारे जवान ठोक रहे हैं, जिसमें आईबी, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें फौज, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस। पहले ऐसी कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। ये पहली बार हुआ है ऐसे पंजाब की तरह कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल फोर्सेस बिल्कुल एक मंच पे इकट्ठी होगी। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम दिन ब दिन एक शांति के माहौल की तरफ जा रहे हैं और आतंकवादियों को एक गोली चलाते 100 गोली का जवाब देकर रोज ठोकते हैं। हम अब बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि
चाइना से जुड़ा हुआ है। हम और आप सभी जानते हैं गलवान घाटी से चीन को पीछे हटना पड़ा है, जिसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। और जानकार कह रहे हैं उसे लद्दाख से पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त चीन युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को ललकार नहीं पाएगा। साथ ही कुछ इस तरह के भी तथ्य सामने आए हैं कि 20% सेना चीन की इस लायक ही नहीं कोई वो युद्ध कर सके। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जिन्हें देख पा रहे हैं, जाना पहचाना नाम और जाना पहचाना चेहरा इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि जब जब भारतीय विदेश सेवा की चर्चा की जाती है, जब जब विदेश सेवा में लगे ऑफिसर्स की बात की जाती है, तब तब भारत की छवि मजबूत बनाने में अगर किसी का नाम आता है तो मैडम आपके स्क्रीन पर है निरुपमा राव जी, जिनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सबसे पहले मैम का एक छोटा सा परिचय। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अपने दर्शकों को बता देती हूँ, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए शुक्रिया। तो निरुपमा मैम 1973 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन की। 4 दशक लंबा इनका करियर, 40 साल लंबा करियर, कई फर्स्ट इनके नाम पर, कई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स इनके नाम पर। ये पहली भारतीय विदेश मंत्रालय की महिला प्रवक्ता, श्रीलंका में भारत की पहली महिला हाई कमिश्नर, चीन में, क्योंकि हम चीन पर मैम के साथ अभी बात करने वाले हैं, चीन में भारत की पहली महिला एम्बेसडर और भारत की विदेश सचिव रही 2009 से 11 के बीच में। और उसके अलावा 2011 से 2013 में इंडिया की एम्बेसडर रही यूनाइटेड स्टेट्स में। और चीन के बारे में मैम के पास लंबा अनुभव, क्योंकि 1986 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना गए थे तब भी मैम इन्वॉल्व रही थी। उसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2006 से 2009 के बीच इंडियन एम्बेसडर चाइना में। और इसके अलावा इंडिया चाइना रिलेशंस पर मैम किताब भी लिख रही हैं। तो मैम आपका स्वागत, और आपने दर्शकों के लिए जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2006 से 2009 आप चाइना में इंडिया की एम्बेसडर रही हैं मैम। चाइना को आप बहुत करीब से जानती और समझती हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो दुनिया को किस तरह से देखता है या दुनिया उसे लेकर किस तरह की सोच रखती है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चाइना की खुद अपने बारे में क्या सोच है और जिसके साथ इस वक्त वो इंडिया से डील भी कर रहा है। Thank you so much, Aditi, for having me on the show. Pleasure, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। आपने मेरे से एक ये सवाल, you've asked me the question as to how China regards itself. in my view, चीन अपने आप को एक leading world power समझती है। चीन considers itself a leading world power. And it considers itself as equal to America. वह समझती है कि वह अमेरिका के बराबर है। और 21वीं सदी में जो है खासकर चीन की शक्ति, आर्थिक और सैनिक शक्ति जो है बहुत बढ़ गई है। So that's the situation in which we are today. जी मैम, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तान और चाइना के रिश्तों की जब बात करते हैं, और मैम आपके पास, मैं समझ रही हूँ आपके पास एक पेपर है जिसमें आपने हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं। प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ इट। हमारे दर्शक इस बात को अच्छे से समझेंगे कि आप उनकी भाषा में बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, जो कि जिसमें आप बहुत सहज नहीं है। तो प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ दोज नोट्स। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैम कि भारत और चाइना के रिश्तों पर अगर नज़र डाली जाए तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहा है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कभी दोनों देश एकदम दोस्त दिखाई देते हैं, कभी दोनों देशों के बीच तनाव दिखाई देता है। अगर मैं आपसे 2020 के लिहाज से कहूं तो आप इन दोनों के रिश्तों को, दोनों देशों के रिश्तों को कैसे एनालाइज करती हैं मैम? निरुपमा राव मैम। जी, 2020 के लिहाज से अगर हम रिश्तों को एनालाइज करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि चीन और इंडिया के रिश्ते में सहयोग, दैट इज कोऑपरेशन, और प्रतियोगिता, दैट इज कंपटीशन, दोनों मिले जुले हैं आज। दैट इज द स्टेट ऑफ रिलेशंस। तो जब आप कहती हैं कंपटीशन तो आपका मतलब क्या है? किस तरह से आप देखती हैं? दोनों कंपीटिंग इकोनॉमीज हैं, और क्या कौन से एरियाज आपको लगते हैं कि वो कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में? हम कंपीटिंग कंट्रीज है इन मेनी फील्ड्स। आपने आर्थिक दृष्टिकोण से आपने जो अभी मेंशन किया, उसके अलावा वी आर 2 big Asian giants. We have the largest populations in the world. We are equal to each other in so many ways. और ये बहुत मुख्य है कि हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिकल रास्ता जो हमने चुना इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के समय पे, we chose the path of democracy, गणतंत्र, और
Lokniti, and China chose the path of communism. So these two models, the success of India's model of democracy will really help it win the race against China. आर्थिक स्थिति अगर हमने देखा तो yes, it's true, चीन का प्रोग्रेस बहुत एविडेंट है पिछले कुछ सालों से, लेकिन we have to take a composite, comprehensive view of the situation and see how India matches China in many, many more ways than just, we are not just talking of economic, we're not just talking of political, we are talking as a responsible power in the world. And I think India का जो नाम है, reputation जो है, it is really up there among the leading countries. मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि जब अक्सर हिंदुस्तान में कंपैरिजन किया जाता है ना मैम, तो लोग अक्सर कंपैरिजन कर देते हैं दो फौजों के बीच में, वो कंपैरिजन कर देते हैं विकास के लिहाज से। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि इंडिया जिस तरह से जमहूरियत है, इंडिया में जिस तरह से हम लोकतंत्र हैं, वो हमें एक क्लियर एज देता है दुनिया में। फिर आपने ये भी मुझसे कहा कि कोऑपरेशन, आपने एक कंपटीशन की बात की। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी बता दूं मैम, क्योंकि खुद आप अपने आप को इस वक्त स्क्रीन पे नहीं देख पा रही होंगी, मुझे लगता है तकनीकी खामी है जिसकी वजह से इस वक्त वो आपको स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही तकनीकी खामी दूर की जाएगी, लेकिन हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। मैम आपने एक सहयोग की भी बात की और आपने कंपटीशन की भी बात की। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब चाइना हिंदुस्तान की तरफ देखता है तो क्या वो, जब कंपटीशन की बात होती है, क्या वो इंडिया से डरता है? क्या ये सिर्फ कंपेटिटिव स्पिरिट है या ये एक तरह की जेलेसी है? आपको इन तीनों में से क्या लगता है? एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो डेफिनेटली है, अगर आप इंडिया के दृष्टिकोण से देखें या चीन के दृष्टिकोण से देखें। फ्रॉम बोथ साइड्स आई थिंक देयर इज अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव दैट इन्फॉर्म्स the relations, the bilateral relations, ये जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, उसमें ये संरचना का, प्रतियोगिता और कंपटीशन का जो फैक्टर है वो तो बहुत प्रेजेंट है। लेकिन हमने कोऑपरेशन और सहयोग के बारे में भी हमने बताया कुछ देर पहले, और जब मैं सहयोग के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग स्ट्रक्चर, ये जो संरचना है जो हम पिछले 30 साल से, अगर आप बोले 30 साल से जो हमने बहुत सावधानी से बनाया है, सहयोगिता का जो स्ट्रक्चर, बहुत बहुमुखी, बहुत मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन हमारे दोनों देशों के बीच में अभी इट इज इन एग्जिस्टेंस, सो वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्टर ऑल्सो। हम सिर्फ अगर कंपटीशन के बारे में बात करें, सो इट विल नॉट बी गिविंग अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है मैम। इस समय एक टेक्निकल खामी मैं फिक्स कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगी हमारे दर्शक आपको देख भी पाए। इस वक्त वो आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आपको देख भी पाए। अभी हम इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स करा रहे हैं मैम। मैं बस 2 मिनट में आपके पास लौट रही हूं। आप रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज पर आप लगातार फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी यानी पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव मैम को सुन रहे हैं। मैम टेक्निकल ग्लिच के लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है मैम, जो मौजूदा हालात है इस समय, जिस तरह का बिल्डअप है, हम ये भी देख रहे हैं कि चीन एक तरफ पीछे भी हट रहा है तो दूसरी जगह वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता भी दिखाई देता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जो करंट सिनारियो है आप उसे कैसे रीड कर रही हैं? करंट सिनेरियो जो है अदिति, ये जो समस्या है, इट रियली रिलेट्स टू द डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इंडिया और चीन के सीमा पे जो है, देयर इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जहाँ से हम यहाँ से जो देख रहे हैं, there is a difference of perception between the two sides about where the line of actual control should run. ये जो गलवान वैली है लद्दाख में, वो 1962 में भी, 1962 में जब दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, उस टाइम से मे बी वहाँ एक्शन हमने देखा था। There are some differences of perception, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, बहुत सालों से हमने दोनों देशों ने बहुत कोशिश किया था कि सीमा के जो एरियाज में हम शांति बनाए रखें,
and we had succeeded to a great extent as far as that was concerned. अभी जो है this time ये जो हम हालत देख रहे हैं, ये जो situation हमारे सामने है, it seems a little more serious because जहाँ तक हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, it seems to be there is much more tension, तनाव जो है दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया है और ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप वाली ये जो सरकार है, चाइना के लिए इनकी जो रणनीति रही है, कूटनीति रही है, रणनीति एज एन स्ट्रैटेजी, कूटनीति, डिप्लोमेसी और जो ये सामरिक नीति है, आप इन तीनों को ही कैसे एनालाइज करती हैं? आपके पास जो लंबा अनुभव है चीन के साथ, जिस तरह से वो डील करता है, इन तीनों को ही, चाहे रणनीति हो, कूटनीति हो या सामरिक नीति हो, आप कैसे एनालाइज करती हैं? मेरे पर्सपेक्टिव से अगर हम संक्षेप में, इन एसेंस, इफ आई वर टू डिफाइन इट, मैं देख रही हूँ कि 30-35 सालों से देयर इज अ कंटिन्यूएशन, ज़्यादा बदलावट नहीं है पॉलिसीज में। गवर्नमेंट, सरकार तो बदल रहे हैं, देयर आर इलेक्शंस, न्यू गवर्नमेंट्स कम टू पावर, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स लीड द कंट्री, बट इन एसेंस, संक्षेप में मेरे ख्याल से देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, whether it's military, whether it's strategic, whether it's diplomatic, एक कंटिन्यूएशन है। और मैं इसीलिए ये कह रही हूँ, ये जो पॉलिसी है चाइना के और के चाइनीज पॉलिसी जो है हमारे, उस सिलसिले में द पॉलिसी वी फॉलोड is not a bad policy because it was, as मैंने जैसे पहले कहा, बहुत सावधानी से हमने ये स्ट्रक्चर बनाए थे। एक बहुमुखी मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन का जो बायलैटरल द्विपक्षीय रिश्तों के तौर से हमने ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, it has been durable, it has worked। सीमा के एरियाज में हमने शांति बनाए रखे हैं और बाकी एरियाज में पिछले कुछ वर्षों में अगर आप व्यापारिक तौर से देखें, पीपल टू पीपल टाइज से देखें, लीडरशिप लेवल, नेताओं के लेवल पे जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो भी हमने बहुत मेंटेन भी किया है और स्ट्रेंथन भी किया है और भी मजबूत किया है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर। लेकिन आज जो विश्व ग्लोबल सिचुएशन है और पर्टिकुलरली एशिया में जो हम देख रहे हैं विद द राइज ऑफ चाइना, आज का चीन बहुत जोरदार बन गया है और राष्ट्रवादी भी, बहुत नेशनलिस्टिक बन गया है और उनके जो पॉलिसीज है, उनके जो नेतृत्व है जो हम देख रहे हैं बीजिंग की ओर से, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है मैम, और मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बॉर्डर पर टेंशन देख रहे हैं, जो बिल्डअप देख रहे हैं, जो चाइनीज एम्बेसडर थे उन्होंने ये कहा कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं है, हम कोऑपरेट कर सकते हैं, और उसी दिन हमने शाम को ये भी देखा कि कैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये कहा कि पीएलए को तैयार रहना चाहिए, किसी भी युद्ध के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या आप चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट में क्या ये कंफ्यूजन मानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि ये कंफ्यूजन है या कोई डिफरेंस ऑफ अप्रोच है। दोनों ये जो उनके राजदूत यहाँ बोल रहे हैं और उनके जो सुप्रीम लीडर जो है शी जिनपिंग बीजिंग बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में चाइना का जो पॉलिसी काफ़ी वेल कोऑर्डिनेटेड है। डिप्लोमेटिक फ्रंट में विश्व के जो स्टेज है, विश्व के मंच पे वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम वी विल वर्क विद इंडिया टू रीच अ सोल्यूशन, ये कहते जा रहे हैं, हमेशा ये कहते हैं। लेकिन विद इन द कंट्री डोमेस्टिक ऑडियंसेस को जो है, इंटरनली जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन अप्रोच लेना चाहते हैं। उनके जो लीडर है, ऑडियंसेस को, चीन के जो पॉपुलेशन है, उनके जो इंटरनल सेटिंग में जो कहना चाहते हैं, वो दे वांट टू कन्वे एन इमेज ऑफ मस्कुलैरिटी। जैसे मैंने कहा, बहुत जोरदार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम एक इंच भी नहीं देंगे किसी को, हम अपने टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। ये तो वेरी कॉमन रिफ्रेन है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शी जिनपिंग ऐसे बोलते हैं, पहले उनके लीडर्स भी, उनका जनरल अप्रोच ऐसा ही था। ये तो
it is true. ये तो we can't deny that on the global stage वो काफी लो प्रोफाइल लेना चाहते थे पिछले सालों में. आजकल उसमें ये उनका जो नया बर्ताव है, there's a difference. We have to recognize that. ये आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया मैम. यहाँ पर आपने जिस तरह से चाइना के स्टैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किस तरह की पोस्चरिंग या किस तरह की बयानबाजी हो रही है, और इंटरनेशनल यानी ग्लोबल स्टेज के लिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस ग्लोबल ऑडियंस को कैसे केटर करना है. मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप खुद ऐसी बिहाइंड द कर्टेन्स नेगोशिएशंस में शामिल रही होंगी, डिप्लोमेटिक टॉक्स में शामिल रही होंगी. जो मौजूदा हालात इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है सोल्यूशन ज्यादा दूर नहीं है? हालांकि 6 को 6 तारीख को बहुत अहम मीटिंग है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या चल रहा होगा इस वक्त, और आपको लग रहा है कि बहुत जल्द ये सिचुएशन वी विल बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस टेंशन? Well, I wish I could say that with certainty. I can certainly hope, and for the sake of both countries, I think it would be very unfortunate if the tension was to continue. ये जो टेंशन हम देख रहे हैं, उसका तो हल निकालना चाहिए, हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए. और ऐसा है, हमें ये रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए कि इन द लास्ट 20-30 years इंडिया और चाइना ने ग्राउंड लेवल पे काफी मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए हैं शांति और ट्रैंक्विलिटी, पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए. और ये जो मैकेनिज्म्स है, ये जो प्रोसीजर्स है, ये जो रेजीम्स है, काफी सक्सेसफुली मेंटेन किया है पीस और ट्रैंक्विलिटी को. तो अगर हम इस मैकेनिज्म्स को प्रॉपर्ली डिप्लॉय करें और दोनों साइड के बीच में अच्छी बातचीत हुई और हम एक स्कीम निकाले कि दोनों साइड्स का आर एबल टू डिसएंगेज सो दैट वी डोंट हैव दिस टेंशन कंटिन्यूइंग. सेकंड पॉइंट ये है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा में जो डिफरेंस है, ये बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी है कि हम दोनों बैठ के इसको, जहां पॉकेट्स ऑफ डिफरेंस है, जहां ये जो भेद है, जहां अंतर है हम दोनों कंट्रीज में, हमें बैठ के इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके, मैप्स एक्सचेंज करके हमें यहाँ टेंशन रिड्यूस करना चाहिए. थैंक यू सो मच मैम. निरुपमा राव जी आपके साथ थी, आपको बता रही थी ब्रेकडाउन किस तरह से चाइना के साथ जो समय टेंशंस हैं, फेस ऑफ है, स्टैंड ऑफ है, उसको आपको कैसे देखना है. थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस मैम. थैंक यू. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.